Alright, so welcome everyone. This is your आदि भाई या फिर आदि भैया, तो मुझे जो भी बुलाते हो. एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग सेंटर ऑफ मास या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड ऑफ कोर्स हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोर और लेस पिछले बार देख लिया था, बट अभी भी हम उसे एक बार फिर से देखने वाले हैं. बिफोर वी बिगिन विद टुडेज वीडियो, सबसे पहले तो ये समझो भाई, आइसोटोप का जो रियल पर्पस है वो उसके नोट्स है. तो अगर तुम्हें ये चैप्टर आती भी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के फिर भी नोट्स को डाउनलोड कर लेना और एक फोल्डर में डाल देना. बिकॉज लेटर जब तुम्हारे एग्जाम से 1 महीने दूर है, 2 महीने दूर है, दैट इज व्हेन यू विल एक्चुअली नीड इट. सो ऑल यू हैव टू डू इज टैप एंड रिवाइज. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, देयर वाज आई लाइक टू टेल यू अ स्टोरी, राइट. तो अब एक लड़की थी, ठीक है, जो थोड़ी नहीं बहुत मोटी थी, ठीक है. अब क्या हुआ कि भाई एक दिन हम लोग ग्रुप में हैंग आउट कर रहे थे एंड वो लड़की बहुत कॉकी है, ठीक है. नो वन लाइक्स हर, नो वन लाइक्स हर. तो भाई मेरे दोस्त ने क्या बोला था, हम ऐसे ग्रुप में बैठे हुए थे, ऐसे 6 लोग, ठीक है. मेरे दोस्त ने बोला था, यू टॉक सो मच, इफ वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ग्रुप इट वुड प्रोबेबली लाई ऑन यू. ठीक है. अब देखो ओए भाई, ये सब फैट शेमिंग सब फनी नहीं होती है, बट उसने ऐसा क्यों बोला, एंड दैट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट रोस्ट आई हैव एक्चुअली हर्ड. बहुत स्मार्ट था यार वो. बट हाँ, सो आज हम जानेंगे भाई उसने ऐसा क्यों बोला एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हाउ डज द सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट वर्क. तुम एक सेकंड के लिए ये समझो, मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है. अब बॉल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, तो भाई सारे जो पार्ट्स हैं सारे, अगर मैं किसी भी एक पार्टिकल को एनालाइज करूंगा, लेट्स से दिस वन, इट विल गो अप एंड इट विल कम डाउन. चाहे ये वाला पार्टिकल भी देखो, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा. इस वाले पार्टिकल को देखो, ये थोड़ा सा नीचे से ही वापस आ जाएगा. तो ये तो बहुत ही सिंपल है इसको एनालाइज करना. बट एज सून एज आई डू समथिंग डिफरेंट, नाउ व्हाट डिफरेंट डू, व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंट. मान लो ये बॉल है, मैंने इसको घुमा करके ऊपर फेंका, ठीक है. घुमा करके मैंने पहले घुमाया और ऊपर फेंक दिया, तो मैंने उसको कुछ ऐसे लॉन्च किया. तो अगर मैंने ऐसे लॉन्च किया, तो अब मैं मान लो इस पार्टिकल को स्टडी करूंगा, तो उसका तो भाई मोशन कुछ ऐसा आएगा. ऐसे मोशन को मैं कैसे पढ़ूंगा. So to simplify all this, what we did was we introduced the concept of center of mass. Center of mass is basically that one point that can basically show you the entire action जो उस बॉडी पे परफॉर्म हो रहा है बाय अ फोर्स या फिर कोई भी चीज़. तो अगर मुझे पूरे पार्टिकल को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा एक ऐसे पॉइंट पे which would produce the same effect as all the linear parameters like your linear momentum या फिर तुम्हारा हो गया force and all of those things, right. So that point can be used to represent it. अब इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो बॉल है, चाहे तुम इसको घुमा करके फेंको ऊपर की तरफ, एक ऐसा पॉइंट है इस बॉल में जो कि सीधा ऊपर जाएगा और सीधा नीचे आएगा, ओनली वन पॉइंट. और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, क्योंकि भाई जब बॉडी फ्री रोटेशन करती है देन इट्स अबाउट द एक्सेस दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास. वो तुम आगे पढ़ोगे अगले चैप्टर में, रोटेशन में. तो अब हम पहले समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज डिस्क्रीट पार्टिकल्स. सो बेसिकली अभी तक हम ये समझे कि भाई सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या था, हाउ इट मेड आवर लाइव्स ईजियर. अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस बॉडीज. कंटिन्यूस बॉडीज मेरे भाई ऐसे कुछ होती है जहाँ पे हर एक मतलब तुम देखोगे हर एक जगह पे पार्टिकल है, ठीक है. बट अगर तुम देखो लाइक फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल, हर एक जगह पे पार्टिकल है, ऐसा थोड़ी ना भाई हवा में गैप हो गया, राइट. डिस्क्रीट क्या होती है कि सिर्फ पॉइंट. अच्छा एक चीज़ बताना, पॉइंट की क्या डायमेंशंस होती है. पॉइंट हैज 0 डायमेंशंस. फिर तुम बोलोगे भैया फिर हमें दिख क्यों रही है, हाँ बेवकूफ़ समझा हमें. ओए भाई सुन, डॉट हम बना नहीं सकते, ठीक है. वी कांट लाइक रियली मेक अ डॉट, उसकी कुछ ना कुछ विड्थ रहेगी. बट इन एन आइडियल सिचुएशन अ डॉट इज और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली 0 डायमेंशंस. तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट पार्टिकल्स की सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. सो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है, ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ पॉइंट, उसका 3 डायमेंशंस में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, राइट. x1 y1 z1, राइट. या फिर एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट तुम मान सकते हो. यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे एक्स कॉम वाई कॉम जेड कॉम के साथ, विच मीन्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस मीन्स द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस मीन्स द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब इसे निकालते कैसे, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है. मान लो तुम्हारे पास डिस्क्रीट बॉडीज है, डिस्क्रीट बॉडीज, डिस्क्रीट पॉइंट्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जो भी उसे बोलो. इफ़ यू हैव डिस्क्रीट पार्टिकल्स, लेट्स से एक का मास है m1, एक का मास है m2, लेट्स से तीसरे का मास है m3, और ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री स्पेस में इन 3 डायमेंशंस. तो सबके भाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, सबके x y एंड z कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो मैंने m1 का बोल दिया कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, m2 का कोऑर्डिनेट्स मैंने बोल दिया x2 y2 z2, m3 का कोऑर्डिनेट्स मैंने बोल दिया x3 y3 z3. सिंपल है. अब मान लो कोई तुमसे पूछ रहा है मेरे भाई y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है. क्या पूछा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. हाउ डू वी फाइंड दैट. तो जिन लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आता आई विल टेल यू द इजीएस्ट वे टू डू इट. सबसे पहले जितने भी डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं उनकी मास को मल्टीप्लाई करो विथ
देयर रिस्पेक्टिव वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो m1 y1, m2 y2 एंड m3 y3 तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों का तुम सम कर दो, ठीक है। सम करने के बाद टोटल पार्टिकल्स का मास m1 प्लस m2 प्लस m3 कर दो, यूल गेट द y कोऑर्डिनेट। एग्जैक्ट सेम चीज रिपीट होती है फॉर योर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यू कैन सी इट राइट ओवर हियर। तो इतना तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट अब क्या होता है, लाइक व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने डिस्क्रीट का तो देख लिया। अब डिस्क्रीट में क्या होता है कि भाई अलग अलग है, तो यू कैन इंडिविजुअली फाइंड दैट दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज z1। लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक पार्टिकल है, मान लो इसका मास m1 है, ये दूसरा पार्टिकल है इसका मास m2 है, ये तीसरा पार्टिकल है इसका मास m3 है। तो हाँ, मैं ये तो डायरेक्टली इसका बोल सकता था इसका कुछ x2 y2 z2 होगा, राइट मैं तो भाई वो तो निकाल लूंगा, ठीक है। बट इमेजिन मैं तुम्हें एक रैंडमली एक रॉड दे देता हूँ, ठीक है। अब तुम कहाँ पे, व्हाट विल यू अज्यूम एज m1, व्हाट विल यू अज्यूम एज m2, व्हाट विल यू अज्यूम एज m3, कुछ अज्यूम ही नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, इसीलिए मैंने क्लियरली मेंशन किया दैट इंटीग्रेशन पे हम एक बूट कैंप लेंगे। एंड बूट कैंप इज बेसिकली बहुत अच्छे से उसको फंडामेंटल लेवल पे एक्सप्लेन करना, तो वो थोड़ी देर बाद होगा। सो एज ऑफ नाउ इफ यू डू नॉट नो इंटीग्रेशन, चिल आउट, आदि भैया इज हियर, भाई तुम लोगों के लिए हूँ, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो अभी तक हमें एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समेशन एंड इंटीग्रेशन। सो समेशन इज बेसिकली द सम ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटीज, whereas integration is the sum of continuous quantities, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा यहाँ पे समेशन आ रहा था उसी को इस बार हम इंटीग्रेशन में बदल देंगे, और जो नीचे भी तुम्हारा समेशन आ रहा था उसको भी हम इंटीग्रेशन में बदल देंगे। सेम चीज़ y के भी साथ कर सकते हो एंड एग्जैक्ट सेम चीज़ तुम z के भी साथ करोगे। तो अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, तो आई विल जस्ट टेल यू अ केस वेयर यू यूज़ इट, राइट। तो लेट्स जस्ट से फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को भी अभी इंटीग्रेशन नहीं आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ मी। एटलीस्ट रॉड का केस अभी समझ जाओ, बाद में सेमी रिंग, सेमी डिस्क, हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, कोन, वो सारी चीज़ें बाद में हम समझ लेंगे। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता ऑनेस्टली। वो एक ऐसी चीज़ है जो तुम आराम से 1 से 2 घंटे में सीख सकते हो विद द राइट टीचर, और राइट टीचर भाई तुम्हारे पास है ही। तो हाँ, अब हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लाई कहाँ पे करता है। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म का ये मतलब है दैट इट्स लीनियर मास डेंसिटी। व्हाट इज द लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का ये मतलब है दैट मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। चाहे मैं यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर का हिस्सा लूँ या फिर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर का हिस्सा लूँ, दोनों की मास सेम होगी। दैट इज वॉट यूनिफॉर्म मीन्स, कि अगर तुम कहीं भी एक यूनिट लेंथ लेते हो, यूनिट लेंथ तुम खुद से डिफाइन करो। तुम्हें लगता है 0.75, ठीक है, यहाँ से 0.75 ले लो, यहाँ से 0.75 ले लो, फिर भी मास सेम आएगी, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। सो इस यूनिफॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अब लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, राइट भाई, यूनिटरी मेथड ये तो सबको आता है। फिर इसी को क्या मैं 1 सेकंड के लिए ये बोलता हूँ, ठीक है, कि मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ, ठीक है। अब 1 सेकंड लॉजिकली तो मुझे ये बताओ, अगर ये ओरिजिन है और इस पूरे रॉड की लेंथ L है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि कहाँ पे एग्जैक्टली तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लाई करता है, वेयर एग्जैक्टली इज योर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास तो तुम तो सीधा बोलोगे भैया तो L/2 पे आएगा, और फिर तुम समझोगे बहुत स्मार्ट हो तुम। स्मार्ट तो हो ही बिल्कुल, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये तो तुमने इंट्यूटिवली बना दिया, अब हम इसे इंटीग्रेशन के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक x डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और हम एक dx विड्थ की, राइट, dx विड्थ की, dx मतलब कि बहुत ही छोटा सा और लेंथ उसी डायरेक्शन में, dx विड्थ की हम एक स्लिप कट करते हैं, या फिर जो भी इसको बोलते हैं भाई, जो भी ये छोटा सा ये पार्ट कट करते हैं, उसकी मास भी कुछ छोटी सी होगी dm, राइट। तो अभी क्या मुझे फॉर्मूला याद है, हाँ मुझे फॉर्मूला याद है, इट इज़ इंटीग्रल dmx अपॉन इंटीग्रल dm। बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला हमें याद है। अब देखो, मुझे इतना तो पता है दैट इंटीग्रेशन के टाइम पे अगर तुम किसी भी वेरिएबल को इंटीग्रेट करना चाहते हो, सिंस यहाँ पे वेरिएबल x है, तो यहाँ पे जो जिस विथ रिस्पेक्ट टू तुम क्या इंटीग्रेट करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, बट हियर यू हैव dm, तुम्हें चाहिए dx। सो हाउ डू वी गेट दैट रिलेशन बिटवीन dm एंड dx, उसके लिए ही हमने ये किया। इफ वी राइट लैम्डा इज इक्वल टू dm अपॉन dx, और मुझे ये पता है लैम्डा इज कॉन्स्टेंट, सो आई कैन सेंड दिस देयर, तो लैम्डा dx इज इक्वल टू dm। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। 1 सेकंड में तुम्हारा क्वेश्चन खत्म, आगे बस इंटीग्रेशन है, और ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें आती है तो तुम समझ जाओगे, नहीं आती है तो अभी के लिए तो नहीं समझ पाओगे, बाद में मैं सिखा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है।
अब कभी कभी क्या होता है कि भाई ये लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म देंगे, बिकॉज यूनिफॉर्म रॉड क्या ही है, ठीक है भाई, नीट थोड़ी ना दे रहे हो, जेई दे रहे हो, तो नो ऑफेंस भाई हो, ठीक है। सो हाँ, तो अब मेरे भाई तुम्हें कभी कभी ये लोग दे देंगे लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो जब एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, जब तुम 1 मीटर दूर जाओगे तो डेंसिटी कितनी होगी? अच्छा ये थोड़ा सा ऐसे मतलब अजीब है, हाउ विल द डेंसिटी बी -1, बट चलो तो तुम समझ रहे हो, मान लो ये प्लस है, मान लो ये प्लस है, ठीक है, तो x² + 2x है, ठीक है। 1 मीटर दूर जा रहे हो तुम, 1 मीटर दूर जाने पे कितना डेंसिटी होगा? 3। अब मान लो तुम 2 मीटर दूर जा रहे हो तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? 8, है ना। तो तुम देख रहे हो भाई डेंसिटी बदलते जा रहा है, तो डेंसिटी बदलते जा रहा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे लाइटर रॉड होगी, यहाँ पे रॉड थोड़ी सी लाइट होगी, और यहाँ पे रॉड बहुत ही ज़्यादा हैवी होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो इसमें अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगता है, इसको भाई मैं प्लस कर देता हूँ ताकि कोई भाई कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और ठीक है, और बेसिकली तुम dx को दूसरी तरफ लेके चले जाओ, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, फिर से तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। अब एक सेकेंड, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि यहाँ पे इन ऑल ऑफ दीज केसेस वी ओनली चेक द y कोऑर्डिनेट सिंस द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे सिर्फ ये 3h/4 लिखा है, तो क्या 3h/4 क्या है? बेसिकली द y कोऑर्डिनेट। तो हम सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही क्यों चेक कर रहे हैं? बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज बेसिकली, तुम देखो, तुम ध्यान से एक सेकेंड के लिए समझो, ये मान लो तुम्हारा सेमी रिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जितना मास इस साइड है उतना मास इस साइड है, बहुत अच्छी बात है यार, जितना मास इस साइड है उतना मास इस साइड है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई एक एक्स कोऑर्डिनेट लाएगा तो यहाँ पे भी इक्वल एक्स कोऑर्डिनेट वो कंट्रीब्यूट करके इन दोनों को कैंसिल करवा देगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए मान लो कि ये डिस्क्रीट है, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुको, मैं बस एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, इवन दो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बट आई जस्ट फॉर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, मान लो ये कुछ m है और मान लो यहीं पे ये भी कुछ m है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे भाई दैट दिस इज सम 0,0, ठीक है, दिस इज सम 0,0। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द केस ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट तुम्हें जहाँ ओरिजिन मानना है मानो, ठीक है, तुम्हें जहाँ पे ओरिजिन मानना है, तुम्हें ओरिजिन यहाँ पे मानना है, मान लो, नो वन केयर्स, ओरिजिन तुम्हें जहाँ पे मानना है मान सकते हो, उसके ही रिलेटिव तुम्हें अपना सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे लाई करेगा, लाइक सेंटर ऑफ मास विल लाई ओवर समवेयर ओवर हियर, बट सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे लाई करेगा। योर एक्सेस ओनली चेंजेस, जहां पे तुम ओरिजिन ले रहे हो दैट विल ओनली चेंज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये मान लो मेरा एक्सेस है, पॉइंट यहाँ पे, अब भाई मैं इसको मान लो एक्सेस को शिफ्ट कर दिया पीछे ऐसे और थोड़ा सा नीचे, तो भाई ये पॉइंट तो यहीं पे है ना, पॉइंट तो वहीं पे है ना। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज विद दिस, ठीक है। तो 0,0 इट विल लाई ओवर हियर। अब मान लो इसकी कोई एक्स कोऑर्डिनेट x है, तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी? -x। क्यों? क्योंकि भाई ये ओरिजिन के उतना ही लेफ्ट में लाई कर रहा है जितना ये राइट में लाई कर रहा है। सो इफ यू डू mx, वही m1x1 एंड दैट थिंग, और ये आ जाएगा -mx, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुम देखोगे हर एक पार्टिकल सिमेट्रिक है, हर एक पार्टिकल सिमेट्रिक है, तो x में तो भाई ये कहीं होगा ही नहीं, ये इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखते हैं, ठीक है। चलो इतना हमें समझ में आ गया, तो ये लॉजिक है भाई, ये तो सिमेट्री एक्चुअली, अगर मैं तुम्हें बताता भी नहीं फिर भी तुम समझ जाते, बिकॉज ये ह्यूमन माइंड में सिमेट्री जो है, सिमेट्री को समझना वो एक इनबिल्ट चीज़ होती है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको रट लो, ठीक है, मैं इतना बोलूँगा अभी के लिए उसको रट लो, क्योंकि जब तक तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आएगा तब तक भाई you will not be able to actually get it, ठीक है। सो इफ यू डू नॉट नो हाउ टू इंटीग्रेट, डू नॉट वरी, दिस विल बी टॉट इन द बूट कैंप। और बूट कैंप क्या है, कब स्टार्ट होगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर तुम टेलीग्राम पे हो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी, जैसा मैंने पिछले साल किया था। आई वेंट ऑल आउट नियर जेई मेंस, भाई 9-9 घंटे की स्ट्रीम्स, 10-10 घंटे की स्ट्रीम्स। पीपल फोकस ऑन द टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भाई ऑलरेडी टॉप करने वाले थे उन्हें और टॉप करवाते हैं। आई फोकस ऑन गिविंग स्टूडेंट्स अ सेकेंड चांस। हो सकता है जिन्होंने 11th या 12th में उतनी मेहनत ना की हो, आई स्टिल फील दैट भाई गलतियाँ सबसे होती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुडेंट रिग्रेट अबाउट इट, डेफिनेटली रिग्रेट अबाउट इट, बट यू शुड बी गिवन अ सेकेंड चांस टू गो टू योर ड्रीम्स। सो भाई वो मेरा पर्सनल बिलीफ है। सो या नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड, ठीक है। अब चलो इतना तो भाई हम समझ चुके हैं, राइट। अब मुझे समझना है कि भाई
मान लो कि आई एम लुकिंग एट सम डिस्क्रीट पार्टिकल्स, राइट, ये मेरा पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, तीनों की एक वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी v1 है, इसकी v2 है, इसकी v3 है, कूल 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 कूल, सबके कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इस मोमेंट पे मैं तुमसे पूछूं कि इसका जो वो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा, राइट, वो कहाँ पे लाई करेगा। ऑफ कोर्स उसके लिए तुम्हें एक ओरिजिन बनानी होगी, तो लेट्स से मैंने एक एक्सेस बना दी ऐसे, और मान लो इसको मैं कुछ बोल रहा हूँ R3 विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, R3 होना चाहिए, मैंने R³ बना दिया गलती से, R1 वेक्टर, और इसको बोल दो R2 वेक्टर। ये हो गया पोजिशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो भी तुम बोलते हो, दिस इज पोजिशन वेक्टर, ठीक है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास लिखनी है, तो आई कैन राइट R com इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर। अब तुम सोचोगे भैया अभी तो आप बोल रहे थे एक्स के साथ, तुम एक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसी पोजीशन वेक्टर वाली चीज़ को तुम डिफ्रेंशिएट अगर कर देते तो भाई तुम्हारी वेलोसिटी आ जाती है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही रहता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही रहता है। जैसे हमने वहाँ पे XCOM देखा था, XCOM इक्वल्स M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो जैसे वहाँ पे तुम्हारा दिस वॉज योर XCOM विच इज़ द सेंटर ऑफ मास का भाई x कोऑर्डिनेट, तो इसको अगर तुम डिफरेंशिएट कर जाते हो ना, इफ़ यू डिफरेंशिएट दिस यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द x डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? बट यही अगर पोजिशन वेक्टर को तुम डिफरेंशिएट करते यू वुड डायरेक्टली गेट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मान लो तुम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करते तो यू वुड हैव गॉटन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द y एक्सिस। अगर तुम z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करते यू वुड हैव गॉटन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द z एक्सिस। तो इतना भाई हमें समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को मेरे भाई एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। इफ़ यू डिफरेंशिएट इट वंस मोर व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट दिस। बहुत अच्छी बात है। तो भाई इतना तो हमें समझ में आ गया। एंड ऑफ कोर्स ये वेक्टर सम है भाई, ये ऐसे भाई मैग्नीट्यूड से फैड मत करना, वेक्टर सम भी है बिकॉज मैटर करेगा ना कि अगर ये M3 इस साइड जा रहा है तो समझ रहे हो तुम, एक सेकंड समझो, ठीक है, तुम दो पार्टिकल के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि मुझे पता है भाई स्टूडेंट्स, भाई मैं भी तो 2 ही साल पहले एक स्टूडेंट था, एक्चुअली 1 ही साल पहले, बट जो भी। सो अब देखो मैं बता रहा हूँ क्यों मैग्नीट्यूड ही क्यों सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तुम्हें यही पता है दैट सेंटर ऑफ मास इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा, ठीक है। अब मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दैट एक्चुअली एक ही चीज़ को मूव कराते हैं, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये M1 है, ये रेस्ट पे है, मान लो ये M2 है एंड दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियली भाई ये कहीं ना कहीं हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा, मान लो M1 हैवियर था तो M1 के साइड पे ये कहीं लाई कर रहा है। तो अब अगर M2 इसके पास आते जा रहे हैं तो भाई ये और M कहाँ पे शिफ्ट करेगा? वेयर विल इट शिफ्ट? विल इट शिफ्ट नियर M1? विल इट शिफ्ट नियर M2? किस डायरेक्शन में ये शिफ्ट करना चाहेगा, ठीक है, वो तुम्हें समझना होगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहेगा? ऑफ कोर्स ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्यों उस डायरेक्शन में जाएगा? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इसको मैं कैसे समझाऊँ, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट मान लो कि तुम इसे अज्यूम कर दे कि ये इस तरफ आने लगा, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है, व्हाट वुड दैट मीन? जस्ट अ सेकेंड, अब मुझे लग रहा है मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अगर तुम इसे इस तरफ भेज रहे हो ना, इफ़ यू सेंड इट हियर, मान लो अब ये यहाँ पे आ गया M2, तो ये थोड़ा सा और इसी के रिलेटिव शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, नया डिस्टेंस अब ये बन जाता है। आई वाज सपोज टू सिंप्लीफाई दिस, मैंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, मुझे अच्छे से समझाने दो, ठीक है। मान लो दोनों की मासेस इक्वल है, इनिशियल लेंथ L है दोनों के बीच में, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L/2 पे। अब मान लो इसकी मास M है, इसकी भी मास M है, बट इस बार दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने इसको यहाँ पे मूव करा करके L/2 कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस को मैंने L/2 कर दिया, मैंने इस M को यहाँ से यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे जाएगा? सेंटर ऑफ मास L/4 पे जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पे मूव किया, राइट, इट विल मूव टुवर्ड्स दिस बॉल,
तो भाई वही मैं बताना चाह रहा था। अब यही चीज़ अगर मैं इसको इस तरफ खींचूँ, इस तरफ वेलोसिटी दूँ, तो सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट होने लगेगी। तो समझ में आ रहा है ना, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट द मैग्नीट्यूड। जेईई एडवांस 2021 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये आया था स्टेम क्वेश्चन में, एंड बहुत ही सिंपल था एक्चुअली। ये बहुत ही एकदम बेसिक सिनेरियो है, ये हर जगह हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो आई विल जस्ट गो अहेड एंड टेल यू दिस राइट। एक चीज़ तुम्हें समझना है, क्या तुम्हें समझना है, दैट फोर्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ दैट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, और ये फोर्स क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। इफ एफ इज इक्वल टू जीरो देन आई कैन से डी पी बाई डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि भाई कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन है जीरो। ये तो सबको समझ में आता है राइट, बिकॉज उसका भाई स्लोप जीरो होता है, भाई कम आता है भाई। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। एक तो मेरा बैक बहुत ज़्यादा दुखने लगा है, बट डू नॉट वरी भाई, अदरवाइज गॉट इट। ठीक है, सो मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एक सेकेंड, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉल है जिसको तुमने फेंका है और वो मैक्सिमम हाइट पे जाकर के स्प्लिट कर जाती है। जेईई 2021 में आई थिंक ऐसा कुछ था कि इधर फेंका था, ये नीचे गिर गया, ये आगे थोड़ा सा सेकंड पीस आगे गिर गया, एंड ऐसा ही कुछ ऐसा ही पूछा था। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यू कैन इवन ट्राई इट। इट वाज इन पेपर नंबर 1, सो इट वाज प्रिटी इजी। पेपर 1 या पेपर 2 याद नहीं है, बट हाँ 2021 में ही आया है। ठीक है, बहुत आसान है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो तुमने एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, एक बॉल है जिसका मास m है, उसको तुमने यहाँ तक फेंका, चाहे वो टॉप हाइट पे एक्सप्लोड करे या यहाँ पे एक्सप्लोड करे, कहीं भी एक्सप्लोड करे, डजेंट मैटर। लेट्स से वो टॉप पे एक्सप्लोड कर रही है एंड इट ब्रेक्स इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। एक पार्ट ऐसे जा रहा है, दूसरा पार्ट ऐसे जा रहा है, तीसरा पार्ट ऐसे जा रहा है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर इज दैट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन जो होती है दैट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज एंड नॉट एक्सटर्नल फोर्सेज, राइट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो है, तो यहाँ पे मोमेंटम कैन ओनली बी कंजर्व्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन। एंड लॉजिक क्या है, लॉजिक इसका ये है कि अगर ये बॉल चाहे जाकर के यहाँ पे एक्सप्लोड भी करे, इस बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पूरी ट्रेजेक्ट्री को ही फॉलो करेगा। दैट्स इट, दैट इज द ओनली लॉजिक दैट यू नीड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अब मान लो वो तुमसे यहाँ पे पूछता है कि ये m ये वाला कितना आगे गिरेगा, कितना आगे गिरेगा। बेसिकली ये वापस रिट्रेस कर गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तुमको पता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो यू कैन जस्ट यूज m1 x1 वो सारा फॉर्मूला यूज करके सीधा निकाल लोगे कि ये यहाँ पे गिर रहा है, कितना आगे गिर रहा है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बॉल लिया, बॉल फेंका, चाहे कितने भी पार्ट्स में टूटे वो, इट डजेंट मैटर, द सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू फॉलो द ट्रेजेक्ट्री। एंड अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है देन मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। सिंस वाई में तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो मोमेंटम तुम वहाँ पे कंजर्व नहीं कर सकते। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज ऑल्सो अ प्रिटी ईजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। मान लो तुम्हारा 2 बॉल है, ठीक है। बेसिकली हम जब भी जेई की बात करते हैं, जेई में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोलिजन्स नहीं आती है। एक्चुअली कोलिजन्स का रियल डेफिनेशन अगर तुम जानना चाहोगे तो कोलिजन का डेफिनेशन ये नहीं होता है टकराना। कोलिजन का डेफिनेशन ये होता है दैट ड्यू टू वन बॉडी, इफ वन बॉडी इम्पैक्ट्स द मोमेंटम ऑफ अनदर बॉडी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये तुम्हारा अर्थ है और यहाँ से कोई एक मीटियोर या फिर एस्ट्रॉयड जो भी है वो आ रहा है और वो थोड़ा सा ऐसे बेंड कर गया, तो क्या इसकी मोमेंटम चेंज हुई है? अब बहुत लोग भैया यहाँ पे वेलोसिटी भाई सुनो, अगर डायरेक्शन चेंज हुई है तो पक्का चेंज हुई है मोमेंटम, ठीक है। तो इसे भी हम कोलिजन ही बोलते हैं। अब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आकर के ऐसे टकराए तभी बोलेंगे भाई कोलिजन हो गया, अब भाई भागो। बट हाँ, समझ रहे हो ना कि अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है उसे कोलिजन बोलते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट सिंपली ये है दैट अगर तुम्हारे पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है, और तुमने एक बॉल को दूसरे बॉल की तरफ फेंका, तो उनका जो कॉमन नॉर्मल है, अब कॉमन नॉर्मल क्या होता है भाई? बेसिकली तुम ये जान लो, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, बस लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, दैट इज नोन एज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब हम समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। तो हमने 2 कैटेगरीज में पहले कोलिजन्स को डिवाइड किया, एक तो बेसिस ऑफ एनर्जी एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझते हैं. हमारे पास हेड ऑन कोलिजन होता है. हेड ऑन कोलिजन का क्या मतलब है? हेड ऑन कोलिजन का ये मतलब है दैट इट एक्ट्स अलोंग, जो कोलिजन होती है दैट इज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दैट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज सेंटर्स, राइट. एंड अगर देखा जाए ओब्लिक कोलिजन क्या होता है? ओब्लिक कोलिजन वो केस होता है, ये तो मैंने थोड़ा सा डरावना वाला लिया, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हें. क्वेश्चन थोड़ा सा शिफ्टेड आएगा. शिफ्टेड एज इन कि अगर ये तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, इफ़ दिस इज़ योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब कि इफ़ दिस इज़ अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ऐसा कुछ. तो अगर तुमने बॉल को यहाँ से फेंका होता तो ये हेड ऑन कोलिजन होता, बट इसी को तुमने थोड़ा सा नीचे से फेंका है ताकि ये ऐसे टच कर जाए. यू गेट इट राइट. थोड़ा सा एंगल पे. कैरम अगर खेलो तो समझ में आ ही जाएगा तुम्हें. तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे की तरफ भाग जाएगा यहाँ से. तो इतना हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, बहुत ईजी है. अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स होती है. एक होती है इलास्टिक, एक होती है इन इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन्स आर बेसिकली दोज कोलिजन्स जहाँ पे E = 1. ई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. अब ऐसा क्यों? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ जब भी मैं मोमेंटम पढ़ाता हूँ एंड कोलिजन्स पढ़ाता हूँ. ऑलमोस्ट 3 बार मैंने पढ़ाया एंड तीनों बार मैंने यही क्वेश्चन पूछा है दैट मान लो कि एक बॉल है और एक दूसरा बॉल है और तुम यहाँ पे हो, और क्या होता है कि ये बॉल जाता है, ठीक है, और ये बॉल हिट करता है इस बॉल को, और तुम थोड़ा सा एक स्पार्क देखते हो, ठीक है. तो अब मुझे बताना वो इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक कोलिजन है? वो इन इलास्टिक कोलिजन है. क्यों? क्योंकि जो तुमने देखा स्पार्क, दैट इज लाइट एनर्जी. अगर लाइट एनर्जी आई है मतलब थोड़ी सी तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट में कन्वर्ट हो गई, थोड़ी सी हुई है, थोड़ी सी हुई है ना. So that means the initial kinetic energy is not equal to final kinetic energy. That means it is inelastic collision. और यही सेम चीज़ तुम इसके साथ भी बोल सकते हो कि अगर साउंड आया, अगर तुम्हें सुनाई दिया, तो that's why we say that inelastic collisions are the only things that happen in real life. क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में कहीं ना कहीं चाहे हीट लॉस, डिफॉर्मेशन, इवन मॉलिक्यूलर लेवल पे भी डिफॉर्मेशन होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकता है. सो दैट इज समथिंग. अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को समझते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नथिंग बट वी स्टेप अपॉन वी अप्रोच. अब भाई वी स्टेप अपॉन वी अप्रोच क्या है? बहुत लोग इसको रटते हैं, ठीक है, रटना वटना नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करना है. वी स्टेप अपॉन वी अप्रोच, यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वी स्टेप? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. कोलिजन के बाद एक सेपरेशन होती है, तो इस वी सेपरेशन को निकालना है. वी सेपरेशन को कैसे निकालेंगे? भाई जो भी स्लोअर बॉडी है ना उस पर जाके ऐसे बैठ जाओ, ठीक है. अगर बैठ गए दैट मीन्स इस बॉडी को तो रेस्ट पे आना होगा, और अगर इस बॉडी को रेस्ट पे आना होगा दैट मीन्स तुम्हें जो इसकी वेलोसिटी है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें उतनी ही वेलोसिटी सप्लाई करनी होगी, और तुम दूसरे वाले को भी उतनी वेलोसिटी सप्लाई करोगे. बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो जिन्हें आता है, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है काइनेमैटिक्स वाला, उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें मैं अभी समझा रहा हूँ. तो तुम यहाँ पे बैठोगे, इसे तुम्हें रेस्ट पे लाना है, तो 3 तुम इसे पीछे सप्लाई करोगे, 3 तुम इसे पीछे सप्लाई करोगे, ये आ गया 0 पे, और ये आ जाएगा 5 - 3. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकम्स 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2. अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? एग्जैक्ट सेम चीज़, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तुम्हें देखना है, बेसिकली इस पर बैठ जाओ, ठीक है. जो 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 बॉल है किसी भी बॉल पे बैठ जाओ, ठीक है. यू कैन सिट ऑन एनी बॉल, जिस बॉल पे तुम्हें बैठना है बैठ जाओ, ठीक है. लेट्स से तुम इस बॉल पे बैठ गए. मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ भाई पीछे वाले पे ही बैठो, क्योंकि भाई इजी होता है, मतलब विजुअल लगता है हम ह्यूमंस को. तो भाई मान लो तुम यहाँ पे बैठ गए, तो तुम्हें इसको रेस्ट पे लाना है, तो इसको तुम 2.5 पीछे सप्लाई करोगे, इसको भी तुम्हें 2.5 इधर सप्लाई करना होगा. सो ये आ जाएगा क्या? 1.5 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है. अब देखो वी सेप तुम्हें पता चल गया, वी अप्रोच तुम्हें पता चल गया. सो इफ यू फाइंड वी सेप अपॉन वी अप्रोच, सो इफ आई फाइंड वी सेप अपॉन वी अप्रोच, तो ये आ जाएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5. तो ऐसे निकाला जाता है. तो ये था बिफोर कोलिजन, ये था केस बिफोर कोलिजन बिकॉज यहाँ पे अप्रोच हो रही है, एंड दिस वॉज आफ्टर कोलिजन. कुछ ऐसा हुआ, ठीक है. अब मुझे नहीं पता कैसे ऐसा हुआ, बट ठीक है, हुआ, हो गया, ठीक है. कुछ हुआ, ठीक है. सो
हाँ ये लग तो बहुत अजीब रहा है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना दैट इन द केस ऑफ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कंजर्व ना हो इन इलास्टिक कोलिजन, बट मोमेंटम तुम्हारा इन दोनों जगह पे ही कंजर्व होता है। अब यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कैसे निकालेंगे, तो इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को निकालने के लिए इस पर बैठ जाओ, 3 इसको पीछे सप्लाई करो, 3 इसको पीछे सप्लाई करो, तो बिल्कुल ही अनइंटेंशनल वे में हमें आंसर आ रहा है 69, बिल्कुल अनइंटेंशनल, नो डिड नॉट थिंक अबाउट इट, सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना आती है मुझे। बट हाँ अब आता है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब हम आ जाते हैं हाई फाई, ठीक है। हाई फाई कॉन्सेप्ट ये किसी को नहीं पता होता है, बट हमने इसे इसलिए ऐड किया ताकि तुम्हें पता चले भाई आदि भाई बहुत स्मार्ट है, ठीक है। नहीं बट ये तुम ज़्यादातर नहीं देखोगे जेई मेंस में आते हुए, बट आई एम ओनली शोइंग दिस बिकॉज अगर तुम ये समझ जाते हो तो मोर और लेस तुम जीत गए, ठीक है। तुम मैकेनिक्स में मोर और लेस जीत चुके हो, अभी तक जो भी हुआ तुम जीत गए हो, बस रोटेशन इसके बाद बचा है, फिर मैकेनिक्स खत्म, बट अभी तक जो भी हुआ तुम जीत चुके हो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। तो बेसिकली तुम ये समझो, और समझने से पहले मुझे एक सेकंड चेयर चेंज करने बस एक सेकंड लगता है, ठीक है। आई जस्ट चेंज माई चेयर। मैं हर बार ही ये करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई कीप चेंजिंग माई चेयर। या सो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। सो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन तुम ये समझो कि मान लो 2 बॉल्स है, पहले बार में एक बॉल आ रही है, ठीक है, एंड इट्स कोलाइडिंग, तो ये आ गया हमारा पहला सिचुएशन, इट इज़ जस्ट कोलाइडिंग, मतलब बस छुआ है उसने। अब क्या हुआ दैट दिस इज द केस दैट कोलिजन खत्म हो चुका है और अब ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। पहले अप्रोच हो रही है, सेकेंड वाले में सेपरेट हो रही है, बट इन दोनों के बीच में वाइल टचिंग एंड वाइल लीविंग वाले के बीच में क्या होता है, डिफॉर्मेशन एंड रीफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में क्या होता है, डिफॉर्मेशन में बेसिकली ये होता है दैट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट, तुम देखोगे व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, थोड़ा सा बल्ज कम हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा बल्ज कम हो जाता है, लाइक शेप उसका डिफॉर्म हो जाता है। रियल लाइफ सिनेरियो में स्पंज लो, दो स्पंज बॉल लो, तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे ही इस मोमेंट पे अगर तुम देखोगे एट दिस वेरी मोमेंट, इफ़ यू वर टू सी, इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी एट दिस वेरी मोमेंट। ये तुम्हें समझना होगा दैट अगर कोलिजन हो रहा है, चाहे वो एक नैनो सेकेंड के लिए भी क्यों ना हो, दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी सेम होगी, एंड उस केस पे डिफॉर्मेशन थोड़ा सा हो जाता है। एंड अगर मैं तुमसे पूछूं दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन जस्ट टचिंग एंड द डिफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब ये कैसे निकालेंगे, ये किसी एक बॉडी के लिए तुम निकाल सकते हो। तो अगर मैंने तुमसे पूछा दैट इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर लेट्स से m1 बताओ, तुम मुझे कैसे निकालेंगे। फाइनल मोमेंटम इसकी कितनी है, m1v माइनस इनिशियल मोमेंटम इसकी कितनी है, m1u1, हो गया, ये आ गया इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। सेम चीज़ तुम m2 के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, सेम चीज़ तुम m2 के लिए भी निकाल सकते हो, बट अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम एक तरीका और यूज़ कर सकते हो, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तुम 1 सेकंड में इसको कर सकते हो, राइट। बट लेट्स जैसे तुम्हें वो नहीं आती है तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम बेसिकली लिखोगे दैट m2v माइनस m2u2, ठीक है, ये आ जाता है दिस थिंग। गॉट इट। तो इतना हम समझ चुके हैं, ठीक है, ऑल राइट। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ जाए। जब कोलिजन होता है तो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, चाहे वो 1 नैनो सेकेंड 1 पीको सेकेंड का ही क्यों ना हो, जहाँ पे दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी सेम हो जाती है। उस पॉइंट पे डिफॉर्मेशन होता है दोनों बॉडीज़ में, एंड बिटवीन द इनिशियल केस and the case where the body is deformed, the change in momentum is known as impulse of deformation. सेम वे में तुम्हारा आता है impulse of reformation. तो यहाँ पे तुम देखोगे डिफॉर्म तो हो गया,
डीफॉर्म एंड फाइनल, डीफॉर्म एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन वाले सिचुएशन में जो तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम होता है ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल इतना हमने देख लिया, अब मान लो कि ये बॉडीज वापस से सेपरेट हो गई, तो ये जा रहा है वी टू से आगे, ये आगे जा रहा है V1 से, ठीक है, मतलब अब ये सेपरेट होने वाली है, ठीक है। नाउ दिस इज द केस ऑफ जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो अब इन दोनों के बीच में जो मोमेंटम का डिफरेंस है ऑफ एनी पर्टिकुलर, मान लो m1 का मैं बोल रहा हूँ, तो m1 का अगर मैंने मोमेंटम यहाँ पे निकाला विच इज़ द फाइनल मोमेंटम, एंड यहाँ पे अगर मैंने मोमेंटम निकाला उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन दीज टू फेजेस, एंड द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन दीज टू फेजेस इज इम्पल्स ऑफ इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन, एंड इन दोनों फेजेस के बीच में जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। तो तुम्हें ये याद रखना होगा दैट एक ऐसा पॉइंट आएगा कोलिजन में जहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है एंड उस पॉइंट पे एक डीफॉर्मेशन हो जाता है। वैसे ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट आई जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि भाई फिजिक्स एक्चुअली होती क्या है और ये काम कैसे करती है। अगर तुम ये समझ जाओगे तो मोमेंटम कुछ नहीं है। मोमेंटम क्या है, बस तुम्हें बोल देंगे कि भाई ये बोट है, ये बोट पे एक बंदा है, या फिर स्लैब दे देंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर तुम ये सारी चीज़ें समझ जाओगे, मान लो तुम्हें स्लैब दे दिया, ये बंदे को बोल रहे ये आगे चला गया तो ये कितना पीछे जाएगा, तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये सारी क्वेश्चंस कितनी ईजी होती है, इसको तुम एक सेकेंड में समझ जाओगे। अज्यूम दैट दिस गोज बिहाइंड एक्स, ठीक है, अज्यूम जो स्लैब है वो पीछे एक्स जा रहा है, बस यही एक स्टेप होता है जो इसे कर सकता है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। अज्यूम कि ये पीछे एक्स जा रहा है और तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाओगे, और ये जो बंदा है ये बंदा आगे कितना ट्रैवल किया है, ये बंदा आगे ट्रैवल किया है व्हाट, ही हैज़ ट्रैवल्ड इन फ्रंट L माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? क्योंकि L तो भाई हाँ ये स्लैब की लेंथ तो आगे ट्रैवल किया है, बट सिंस ये स्लैब भी पीछे मूव किया तो इफेक्टिवली ही हैज़ ट्रैवल्ड L माइनस एक्स डिस्टेंस, ठीक है, इफेक्टिवली ही हैज़ ट्रैवल्ड L माइनस एक्स डिस्टेंस। बस तुम्हें ये पता है दैट मोमेंटम तुम्हारा यहाँ पे, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जो है वो उधर ही रहेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो भाई फिर कर दो, एक सेकेंड में हो जाएगा। फिर जो तुम्हारा इनिशियली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था और फाइनल जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, उन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। या फिर देयर इज ऑल्सो अनदर वे, दैट वे इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर तुम्हारा एक्स कॉम तुम्हें पता है सेंटर ऑफ मास का, विच इज़ m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे लिखते हैं दैट सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है, तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो वो जीरो हो जाता है। डिफ्रेंशिएट कर दो, अब डिफ्रेंशिएट करने पे आ जाएगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू दिस, क्या इज इक्वल टू जीरो। अब तुम बोलोगे भैया ये तो डिफ्रेंशिएशन करने पे ऐसे ये वाई डिड वेलोसिटी नॉट कम, क्योंकि वो तुम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तब तुम्हें वो मिलेगा, ठीक है, मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया। अब बेसिकली इसका ये मतलब है कि m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा x2, ठीक है, और तुमसे यहाँ पे बस ये पूछ लेगा कि भाई ये x निकालो कि स्लैब कितना पीछे मूव किया है। मान लो इस बंदे का जो मास है वो m1 है, इस स्लैब का जो मास है वो m2 है, ठीक है। मैं ये तुम्हें क्यों यहाँ पे सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक बेस केस है, ये इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो अब तुम क्या करोगे, तुम ये लिखोगे m1 इसने कितना ट्रैवल किया, L माइनस एक्स इज इक्वल टू m2 माइनस m2 इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ से तुम निकाल सकते हो। तो ये चीज़ भी बहुत सिंपल है। अब हमें एक और चीज़ समझना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे हम फर्दर कैटेगरीज बना सकते हैं। हमारे पास एक चीज़ आता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इज़ बेसिकली तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है और एनर्जी का कोई वेस्टेज नहीं होता है। प्योरली इन इलास्टिक कोलिजन का ये मतलब है दैट द बॉडीज रिमेन इन कॉन्टैक्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जो सेपरेशन की वेलोसिटी है तो ये वो जीरो होती है, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट आफ्टर द कोलिजन। एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन दोनों के बीच का एक जगह होता है, और ई कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज भाई वहाँ पे मोमेंटम वाला रूल चला जाएगा। तुम बेसिकली बोल रहे हो दैट सेपरेशन की वेलोसिटी कैसे बढ़ गई भाई, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगा ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कैसे अचानक से बढ़ जाएगा। मोमेंटम हैज़ टू बी कंजर्व्ड, राइट। तीनों के तीनों केसेस में मोमेंटम कंजर्व्ड है।
काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के केस में कंजर्व होता है, बाकी दोनों केसेस में नहीं होता है। एंड इन इलास्टिक, प्योरली इन इलास्टिक कोलिजन में तुम्हारा जो बॉडी है वो कॉन्टैक्ट में रहता है, ठीक है। अब तुम एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट है, विच इज़ नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया है। रिटन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और यहाँ पे मैंने बस वी सेप अपॉन वी अप्रोच को ई लिख दिया है, ठीक है। एंड बाकी तुम इस डायग्राम से समझ ही जाओगे। वी सेप कैसे निकालनी है, वी अप्रोच कैसे निकालनी है। तुम्हें किसी एक पे बैठना होगा, मान लो तुम इस पे बैठ जाते हो तो पीछे तुम्हें इसको U1 सप्लाई करना होगा, इसको भी पीछे U1 सप्लाई करना होगा, तो तुम्हारा वी अप्रोच कितना है, U2 माइनस U1, एंड वी सेपरेशन कितना है, इस पे बैठो V2 माइनस V1, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो प्रिटी ईजी। अब चलो आगे बात करते हैं भाई, हेड ऑन कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसका ऑलरेडी देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं ओब्लीक कोलिजन। ओब्लीक कोलिजन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है जो तुम्हें याद रखना होगा। सबसे पहला, इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। इवन दो दैट्स पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले मुझे यही बताना था। मोर और लेस तुम्हें हमेशा ओब्लीक कोलिजन में तुम्हें इलास्टिक कोलिजन ही देंगे। ओब्लीक कोलिजन विल ऑलवेज बी इलास्टिक कोलिजन फॉर यू गाइस। जेई मेंस में, एडवांस का मुझे नहीं पता, ठीक है। मेंस में वो तुम्हारे साथ मजाक नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज बी इलास्टिक। नाउ अब इनिशियल मोमेंटम इन वाई कितनी थी, 0, क्यों, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे थी और ये बॉडी एक्स में ट्रैवल कर रही थी, तो भाई वाई में तो इनिशियल मोमेंटम 0 थी, मतलब फाइनल मोमेंटम इन वाई ऑल्सो मस्ट बी 0। क्या मतलब, इनिशियली ये जो बॉडी थी ये रेस्ट पे रखी हुई थी और ये भाई एक्स में अपना मूव कर रही थी, ठीक है। चाहे ये शिफ्टेड भी हो, चाहे ये एक्स एक्सिस पे लाइन ना करे, बट इसकी जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। मतलब मोमेंटम इन वाई इज 0। if the initial momentum in y is 0, that means the final momentum in y also must be 0, right? So इसीलिए तुम क्या करोगे, मान लो this goes with some velocity, मान लो this is m2, this is m1, this goes with velocity v1, this goes with velocity v2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ m2 v2 sin theta 2 is equal to m1 v1 sin theta 1, ठीक है। एंड फाइनली द थर्ड पॉइंट इज दैट एक्स में भाई जैसा तुम बेसिक हेड ऑन कोलिजन में मोमेंटम को कंजर्व करते थे, एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पे वही करना है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं लीनियर मोमेंटम पे, भाई क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं। सो लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू इट्स वेलोसिटी, और हमें ये भी पता है दैट एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ये तुम्हें अच्छे से, अगर अभी नहीं आता तो जाकर के NLM वाला वीडियो देख लो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बात करते हैं दैट लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है। बेसिकली अगर देखा जाए लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इफ़ यू हैव डिस्क्रीट पार्टिकल्स m1 m2 m3 ऐसा कुछ, उन सब की वेलोसिटी v1 v2 v3, उन सब का प्रोडक्ट कर दो, वेक्टर सम ले लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सिंस मोमेंटम इट सेल्फ इज अ वेक्टर, सो द प्रोडक्ट जो सम ले रहे हो वो इट सेल्फ शुड बी वेक्टर समेशन। फिर उसके बाद तुम्हारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक सेकंड के लिए ये समझो, फोर्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। इफ पी इज कॉन्स्टेंट दैट मीन्स डी पी अपॉन डी टी विल बी 0, दैट मीन्स फोर्स विल बी 0 इफ पी इज कॉन्स्टेंट, या फिर इफ पी इज कॉन्स्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो तुम इतना बोल सकते हो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब पी मोमेंटम तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कैन ओनली बी कंजर्व्ड इफ देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और द बॉडी, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और तुम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो तो भाई भगवान बचाए फिर। और मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो अगर तुम्हें बताया गया है दैट इट इज़ इलास्टिक ओनली एंड ओनली देन यू कैन कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी, एंड मोमेंटम तुम हर केस में कंजर्व कर सकते हो। इनिशियल मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, रिगार्डलेस कि वो कंप्लीटली इनइलास्टिक है, इलास्टिक है, या फिर प्योरली इनइलास्टिक, या फिर इन इलास्टिक, जो भी है, ठीक है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होती है। अब फाइनली चलो हम क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को भाई चलो चुटकियों में सेकंड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये विथ होना चाहिए, पता नहीं भाई ये लोग भाई फायर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। एनीवेज
वी हैव अ बॉल दैट इज ट्रैवलिंग विथ 9 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छी बात है, 9 मीटर पर सेकंड से ये ट्रैवल कर रही है. अनदर आइडेंटिकल बॉल, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब इसका जो यू है वो 0 है. तो इनिशियल मोमेंटम को मैं कुछ आइडेंटिकल बॉल है तो इसका मास अगर मैं कुछ m मान रहा हूँ तो इसका भी मास कुछ m ही होगा, बहुत अच्छी बात है. आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल इज 30 डिग्री विथ द ओरिजिनल डायरेक्शन. द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन. अब मैं तुम्हें बताता हूँ भाई ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों है. ये बेसिकली तुम्हें ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक ओब्लिक कोलिजन टाइप का हुआ है, ठीक है, एंड कोलिजन के बाद यहाँ पे कोलिजन हुआ है, एंड कोलिजन के बाद ऊपर वाला पार्टिकल जो है वो अपना ऊपर 30 डिग्री से मूव कर रहा है और नीचे वाला पार्टिकल नीचे 30 डिग्री से मूव कर रहा है, ठीक है. मैं अगर इसकी वेलोसिटी कुछ v बोलता हूँ, इसकी वेलोसिटी v बोलता हूँ, इन दोनों का मास तो सेम ही है m m, तो आई कैन राइट एम वी साइन, अगर मैं इसको v1 बोल रहा हूँ इसको v2 बोल रहा हूँ, ठीक है, एम वी वन साइन 30 इज इक्वल टू एम वी टू साइन 30, साइन 30 कैंसिल, m से m कैंसिल, v1 इक्वल्स v2, so the ratio is 1:1, therefore answer is 1. और मैंने y में ही क्यों कंजर्व किया, क्योंकि मुझे पता है y में इनिशियल मोमेंटम है 0, सो फाइनल मोमेंटम ऑल्सो मस्ट बी 0, तो 1 सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है. तो ये लॉजिकल भी है भाई, आइडेंटिकल है तो ऑफकोर्स स्प्लिट हो जाएगा वो, भाई ये सब तो समझ में आना ही चाहिए. अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हाउ डू टॉपर्स एक्चुअली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, लाइक हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. पता है नॉर्मली लोग क्या करेंगे, भाई 4 ग्राम है तो इसको 4g लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. मैं दिखाता हूँ हाउ टॉपर्स सॉल्व इट. तुम्हारे पास दो पार्टिकल्स है m1, एक का मास है 4g, दूसरे का मास है 16g. तो एक को तुम ले लो m और दूसरे को तुम ले लो 4m, ठीक है. ये एग्जैक्टली मैं इसी तरीके से अपने जेई मेंस में भी सॉल्व किया था, एंड दैट रिजल्टेड इन मी गेटिंग 95 इन जस्ट 50 मिनट्स. 50 मिनट्स में तुम्हारा 95 मार्क्स आ जाता है इफ़ यू नो हाउ टू डू दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है. वो तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ये सब चुटकियों में हो जाता है, राइट. सो m1 इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू 4m, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया. और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है. अब ऑफकोर्स ये मुझे ऑटोमेटिकली ऑलरेडी दिख रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बट सिंस यू गाइस बच्चे हो तुम लोग तो मुझे ये करके दिखाना चाहिए. तो मुझे ये पता है दैट हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 4m इंटू v2 स्क्वायर. हाफ से हाफ कटा, m से m कटा, और तुम्हें मिलता है v1 इज इक्वल टू 2v2. ये एक्चुअली मुझे डायरेक्टली समझ में आ गया था क्योंकि m v स्क्वायर का प्रोडक्ट तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए था, तो मैं डायरेक्टली 2v लिख देता, बट चलो भाई कोई टेंशन नहीं है. तो ये हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा v, बहुत अच्छी बात है. अब तुमसे क्या पूछा है, लीनियर मोमेंटम का रेशियो. लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो 2mv अपॉन 4mv इज इक्वल टू 1/2. तो n इज टू 2 को कंपेयर करो 1:2 से, सो n इज इक्वल टू 1. देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन है. हाँ ये नेगेटिव मास, ओ माय गॉड भैया मैं डर गया, बहुत बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है. नेगेटिव मास कैसे करते हैं. नेगेटिव मास इज लाइक द ईजीएस्ट शिट. अगर तुम सच में सॉल्व करना चाहते हो, नेगेटिव मास इज सो डैम ईजी. बताता हूँ क्यों. इसका एक ही प्रोसीजर है, सिंपल सा प्रोसीजर है, लॉजिकल प्रोसीजर है. बस पहले ये समझो कि तुम्हारा डिस्क है, बहुत अच्छी बात है. डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है. अब मान लो मेरे प्यारे भाई, अगर मैंने यहाँ से ऐसा कुछ काट लिया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगी. क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगी, क्या सेंटर ऑफ मास अलोंग दिस लाइन जो सेंटर पे थी यही होगी, या फिर कुछ ऐसी हो जाएगी, या फिर यहाँ पे आ जाएगी. ऑफकोर्स यही वाली होगी. क्यों, क्योंकि जितना तुमने y से हटाया है उतना ही तुमने नीचे भी y से हटाया. समझ रहे हो, y में तो सिमेट्रिक है, जितना तुमने हटाया वो x में ही हटाया, तो शिफ्ट तो सिर्फ और सिर्फ x में ही होगा. तो ये भाई सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ से उड़ जाएंगे. बट वाई डिड इट शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि अब लेफ्ट में ज़्यादा मास है तो सेंटर ऑफ मास उनके ज़्यादा पास होगा. इतना लॉजिकल. अब देखो, अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है दैट हमारे पास एक टोटल डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, बहुत अच्छी बात है. अरे डिस्क है, ठीक है, और ये तुम्हें बोल रहा है दैट ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन इसे लो, ठीक है, दैट देयर सेइंग ओरिजिन इसे लो. मैं नहीं लूँगा. क्यों, क्योंकि भाई मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, वो पॉइंट वहीं पे आएगी. ओरिजिन से सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ठीक है, पॉइंट वहीं पे आएगी. तो मैं अभी उसको नहीं लूँगा. मैं ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक ओरिजिन एज दिस, ठीक है. और तुमने यहाँ से a/2 रेडियस का एक और डिस्क कट कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अब मुझे बस एक चीज़ बताओ, इस पूरे डिस्क का जो मास है,
Can I write that as something as, do you guys know what sigma is? Sigma is nothing but mass per unit area. अगर मैंने मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो मास हो जाएगा. तो आई कैन राइट द एंटायर मास ऑफ दिस डिस्क इज सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर. ठीक है, एक्चुअली मैं ये भी नहीं करता, मुझे इमीडिएटली दिख जाता है दैट रेडियस रेशियो है. तो सिंस योर मास, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ. पहले आई सॉल्व इट लाइक अ जेन्युइन स्टूडेंट जिसे सच में सॉल्व करना चाहिए. फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने कैसे, हाउ डू आई फाइंड ट्रिक्स फॉर दिस विद इन सेकेंड्स. तो मैंने क्या किया, सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर से पूरे डिस्क की मास निकाल ली. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने सिग्मा इंटू पाई ए बाई 2 के स्क्वायर से मास ऑफ, क्या बोलते हैं इसे भाई, कुछ इसे बोलते हैं, शेल बोलते हैं, क्या बोलूँ, मास ऑफ लेफ्ट. ठीक है, वो उड़ गया. ठीक है, मास ऑफ व्हाट्स लेफ्ट, नॉट मास ऑफ व्हाट्स लेफ्ट, सॉरी, मास ऑफ कटआउट. ठीक है, मास ऑफ कटआउट. तो ये आता है सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4. तो क्या ये मैं लिख सकता हूँ, दिस इज एम ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क का 1/4. अब मैं बताता हूँ ये मैं कैसे सेकेंड्स में करता. सेकेंड्स में मैं इसे ऐसे करता दैट मुझे पता है मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का स्क्वायर. तो इनिशियली तुम ए ले रहे हो, तो अगर मैंने उसका मास एम अज्यूम किया है तो ए बाई 2 का मास कितना हो जाएगा, सिंस इट्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एम बाई 4. तो ये 1 सेकेंड में हो जाता है. यू डिडंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, बट सिंस वी आर जेन्युइन स्टूडेंट्स हम करेंगे. अब इतना कर दिए, अब सिर्फ m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 करना है तुम्हें. और हम नेगेटिव मास क्यों मानते हैं, हम नेगेटिव मास इसलिए मानते हैं, तुम आगे भी जाके पढ़ोगे दैट दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू इट. बिकॉज मान लो तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी एक शेल वेल का निकालना चाह रहे हो, उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि वो एक नेगेटिव चार्ज है, ताकि तुम नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे तो बेसिकली दैट प्लेस बिकम्स न्यूट्रल, जीरो बन जाता है. सिमिलरली नेगेटिव मास जैसा तो कुछ नहीं होता, बट अगर मान लो नेगेटिव मास जैसा कुछ होता और अगर मैंने उसको पॉजिटिव मास के साथ जोड़ा होता तो वो न्यूट्रल वैक्यूम बन जाता. राइट, समझ रहे हो ना. तो इसीलिए हम जो कटआउट पीस है उसे हम नेगेटिव मानेंगे, उसकी मास को हम नेगेटिव मानेंगे, बाकी सारी चीज़ों को सेम लो. सो इसको मैं 0,0 बोल रहा हूँ, और इस कटआउट पीस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, a बाई 2, 0. बस अब यहाँ से तुम्हें आंसर मिल जाएगा. तो m1 विच इज़ द मास ऑफ डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0. ठीक है, क्योंकि भाई तुमने यहाँ पे लिया, ओरिजिन तुमने यहाँ पे लिया. नाउ मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये जो क्या बोलते हैं भाई इसको, मैं नाम कैसे भूल गया, व्हाट यू कॉल दिस, कैलोरी नहीं बोलते, कुछ तो ऐसा ही नाम होता है, बट ठीक है, कैविटी, यस. ठीक है, नाउ दिस कैविटी, राइट, ये कैविटी का जो मास है वो नेगेटिव है, तो हम इसे लेंगे माइनस m बाई 4. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, माइनस m बाई 4 इंटू a बाई 2 प्लस a बाई 2, क्योंकि वो राइट साइड पे लाई कर रहा है ओरिजिन के, डिवाइडेड बाई m माइनस m बाई 4. तो ये आ जाएगा 3m बाई 4. m से m कैंसिल, ये तो भाई 0 ही हो जाएगा. 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा a बाई 6. अब बहुत लोग सीधा आंसर लिख देंगे a बाई 6. आंसर a बाई 6 नहीं है, पूछा है कि ओरिजिन अगर ये है तब फिर कितना दूर है, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी a माइनस a बाई 6 विच इज इक्वल टू 5a बाई 6. ओरिजिन तुम्हारा ये है ना, ओरिजिन ये है, ये तुम ओरिजिन नहीं लोगे, ओरिजिन तुम्हारा ये है. गॉट इट, ठीक है ना. तो इतना हमें भाई समझ में आ गया, वेरी गुड. अब चलो आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, एंड दिस आई हैव ओनली एंड ओनली ब्रॉट इट सो दैट तुम एक कॉन्सेप्ट समझो. अगर एक दीवार है और एक बॉल है, इसकी मास कुछ m है, दीवार की मास कुछ m है. अगर एक ऐसी बॉडी है जिसकी मास बहुत 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 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ स्मॉलर बॉडी, और ये एक वेलोसिटी u के साथ आ रही है, तो ये उसी वेलोसिटी u के साथ रिटर्न कर जाती है. ये केस नंबर 1 है. केस नंबर 2 ये है कि अगर एक छोटी बॉडी है ऑफ स्मॉल मास, और मान लो एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक इसे उड़ाने आ रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों, सो मास ऑफ दिस इज m,
and we know that capital M is much 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 greater than small m, right? Capital M is much much greater than small m. So यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी अगर मान लो u है, तो दिस बॉडी विल मूव विथ वेलोसिटी 2u आफ्टर द कोलिजन, और इसको भी कुछ नहीं होगा, ठीक है? गॉट इट? समझ में आ गया? सो दैट इज द थिंग. नाउ लेट्स गो ahead and read the assertion. A body P having mass m moving with speed u has a head-on collision elastically with another body Q having mass m initially at rest. If m is much 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 smaller than u, the body Q will have a maximum speed equal to 2u after the collision, which is true. ये एक केस है, इस केस को पढ़ाने के लिए मैंने बस यहाँ पे डाला, ठीक है? Now, during elastic collision, the momentum and kinetic energy is conserved. Yes, that is the explanation. So both of them are correct, and it is the correct explanation. ठीक है? Correct explanation. अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन फिर से वही हमें करना है. तो m1 लो, उसको m मान लो, m2 लो, उसको 2m मान लो, ठीक है? मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 2v. इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? v. अब बस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. सो हाफ m इंटू 4v स्क्वायर अपॉन हाफ 2m इंटू v स्क्वायर. हाफ से हाफ कटा, m से m कटा, v स्क्वायर से v स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 2/1. सो a विल बी इक्वल टू 2. अब ये वाला जो केस है, ये मैंने पहले से ही सॉल्व किया क्योंकि मुझे पता था ये 1 घंटे के अंदर हो ही नहीं सकता है, ठीक है? अभी भी मुझे पता भी नहीं कि कितना टाइम हो चुका है रिकॉर्ड करते हुए, बट आई न्यू दैट ये अगर मैं करने बैठता, दिस वुड हैव एटलीस्ट टेकन मी 15 आवर्स टू ड्रॉ एवरीथिंग एंड राइट इट, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्चुअली अगर भाई एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का बंदा होता जो कि बहुत प्रैक्टिस कर चुका है, उसका इसका क्वेश्चन आंसर 1 सेकेंड में दिख जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में तुम्हारा जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज आउटसाइड द रूट, ठीक है? तो वो भाई अगर तुमने इतना प्रैक्टिस किया तो वो तुम्हें दिख जाएगा. दैट इज़ हाउ आई सॉल्व इट इनिशियली, और उसी से मैंने वेरीफाई भी किया था अपने आंसर को, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है? पहले मुझे देखने तो क्वेश्चन है कितने. अच्छा, 3 और क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात नहीं है, चलो करते हैं. यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये दिया गया है दैट देयर आर 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स A एंड B ईच ऑफ मास m resting on smooth horizontal floor and are connected by a light string of length L, natural length L, and spring constant K. A third block C with a mass m moving with speed v along the line joining A and B collides with A. Also, you need to remember that C comes to rest after collision. The maximum compression in the spring is मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ एनी स्प्रिंग इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें दे, चाहे वो एक थर्ड ब्लॉक कोलाइड करे, या फिर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दे, या फिर वो कुछ भी कर दे, द मैक्सिमम कंप्रेशन विल ओनली एंड ओनली हैपन व्हेन बोथ द बॉडीज आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, व्हेन दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट. समझ में आ गया? क्योंकि इफ दे आर नॉट रिलेटिवली एट रेस्ट, तो कोई ना कोई एक बॉडी तो ऐसे मूव कर ही रहा होगा. समझ रहे हो? तो व्हेन दे रिलेटिवली एट रेस्ट टू ईच अदर, मतलब कि जब A और B सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, तब जा करके तुम्हें मिलेगा मैक्सिमम कंप्रेशन. वेल, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है. यहाँ पे उन्होंने इनिशियली v दिया था, तो मैंने इसको इनिशियली u कर दिया है, ताकि भाई एक तो मैं गलती किया हूँ, बिकॉज मुझे u ही लिखना चाहिए था, बट आंसर तुम्हारा फिर भी सही आएगा. u को बस हर जगह रिप्लेस कर देना v से, और v को रिप्लेस कर देना u से, ठीक है? सो उतना तो भाई बस तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है, रटने थोड़ी ना आ रहे हो. 2 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 इज़ योर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिससे तुम्हें वेलोसिटी का रिलेशन पता चल जाता है. एंड इक्वेशन नंबर 2 एनर्जी कंजर्वेशन. इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक काइनेटिक एनर्जी है. यहाँ से तुम्हें वेलोसिटी का रिलेशन पता चल जाएगा. यहाँ पे तुम उसी वेलोसिटी के रिलेशन को लेकर के इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके यू विल बी एबल टू फाइंड x डायरेक्टली, ठीक है? एक बार खुद से ट्राई करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अब चलते इस क्वेश्चन पे. दिस क्वेश्चन इज प्रिटी ईजी,
ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं पूरे के पूरी तरीके से नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, बट आई एम गोना टेल यू द की आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन. सो इफ़ यू हैव अ मास m1 एंड इफ़ यू हैव अ मास m2, ठीक है, एक्चुअली मैं इसको सॉल्व पूरा देखते हैं. आई थिंक वी हैव टाइम. तो लेट्स से ये रेस्ट पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है. सो अब ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 collides with another object of mass m2 which is at rest. After the collision the objects move with equal speed in the opposite direction. तो ये ऐसा हो रहा है, और इसके बाद ये जो है ये पीछे की तरफ v से जा रहा है और ये आगे की तरफ v से जा रहा है. सो कैन आई राइट द इनिशियल मोमेंटम इज m1u एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू m2v माइनस m1v. ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन. अब एनर्जी कंजर्वेशन से तुम्हें मिलता है m1u² हाफ m1u² इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 प्लस m2v². हाफ से हाफ कैंसिल. तो मैं यहाँ पे रेशो पूछ रहा है m2 अपॉन m1. तो m2 अपॉन m1 अगर तुमसे पूछ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड कर दूँ m1 से, ठीक है, अगर मैं इधर दोनों साइड m1 से डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा u इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 v माइनस v. अब m2 अपॉन m1 को मैं एक स्पेशल नेम देना चाहता हूँ t, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ t माइनस 1 इंटू वी. वेरी गुड. सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, m1 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो तुम्हें मिल जाएगा u² इज इक्वल टू 1 प्लस टी इंटू v². अब तुम्हें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इसको स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा. दैट मीन्स t माइनस 1 का स्क्वायर हैज़ टू बी इक्वल टू 1 प्लस टी. चलो सॉल्व कर ही देते हैं. तो देख रहे हो, स्मार्ट वे में सॉल्व करोगे तो इतना भी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी. मैं डायरेक्टली यही दोनों इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर देता एग्जाम में. बट अगेन सिंस यू आर लर्निंग और तुम मेरे साथ अभी बहुत टाइम तक रहोगे, तो भाई तुम ये सारी चीज़ें आराम से सीख जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे आता है t² प्लस 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 1 प्लस टी. गलत मत हो जाना भाई, बहुत बेइज्जती होगी. सो t² इज इक्वल टू 3t एंड यू गेट t इज इक्वल टू 3. मतलब कि 3:1. ठीक है, 3:1 तुम्हारा आंसर होना चाहिए. आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अगेन ये ओब्लिक कोलिजन का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट मी जस्ट गो अहेड एंड टेल यू. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे तुम्हें बोला गया, पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ो. सो यू हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m विच इज मूविंग अलॉन्ग द x डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं m हाफ mu² लिख सकता हूँ, एंड ऑल्सो इनिशियल मोमेंटम को mu लिख सकता हूँ. बहुत अच्छी बात है. ये सारी चीज़ स्टार्टिंग में ही लिख दो, ज़रूरत पड़े ना पड़े हमें नहीं पता, बट लिख दो. इट कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अ बॉडी जिसकी मास 10m है, और इसकी जो भाई वेलोसिटी इनिशियली दैट इज़ 0. मतलब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है. ठीक है, अब क्या होता है कि जो बॉडी है तुम्हारी इनिशियल बॉडी, वो आधे काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती है. मतलब 1/4 mu² के साथ वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. तो 1/4 mu² को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा 1/4 mv² के साथ, ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि v जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, मैं बस देखना चाह रहा हूँ रिलेशन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में किस चीज़ का है. ठीक है, फिर से बताता हूँ मैंने ये क्यों किया. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है, ये फाइनली उसके आधे से मूव करने लगी, तो मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv², v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, उसको इक्वेट कर दिया हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ. ठीक है, उससे मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया. इन दोनों के बीच में रिलेशन तो पता चल गया, बट अब मैं इसका कैसे वेलोसिटी निकालूंगा दूसरे वाले का? बहुत ईजी है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, और जो तुम्हारा ये है, ये हो जाएगा एक्चुअली 1/4 सीधा कर सकते हो. सो ये हो जाएगा 1/4 mu² प्लस हाफ mv². ठीक है, ये तुम सीधा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. अब इसको तुम लिख दो 1/4 mu², तो ये आ जाता है 1/2 mu². m से m कटेगा. अच्छा, ये 10 आना चाहिए. ओहो, गलती भाई. अच्छा, एक सेकेंड, ये मुझे अच्छे से करने दो. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu². फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा
एक तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जीज सॉरी 1/4 mu² प्लस हाफ m कितना है 10m इंटू v²। ठीक है, मुझे बस इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले तो भाई m से m पहले सब चीज़ हटाओ, ये सब कचरा नहीं चाहिए मुझे। इसको कैंसिल करो, इसको तुम लिख सकते हो u²/4 इज इक्वल टू 10v²/2। इसको इससे कट करो, सो u² इज इक्वल टू 20v², और तुम्हें इसका भी फाइनल वेलोसिटी मिल जाता है, दैट इज √20v। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज u/√20, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज u/√2। ठीक है, अब मुझे बेसिकली क्या पूछ रहा है, आई नीड टू फाइंड ये साइन थीटा का रिलेशन। साइन थीटा का रिलेशन बहुत आसान है, तुम बस इतना लिख दो मोमेंटम इन वाई, मोमेंटम इन वाई दोनों का इक्वेट कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इट शुड बी जीरो, राइट। सो इफ इट शुड बी जीरो तो इसको मैं लिख सकता हूँ m, फिर इसकी जो मेरी वेलोसिटी है दैट इज, रुको, mv1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू mv2, m नहीं, इज इक्वल टू 10mv2 साइन थीटा 2। m से तो m कटेगा सबसे पहले, और ये जो v है इसको मैं u/√2 साइन थीटा 1 लिख सकता हूँ, 10 इंटू u/√20 में लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा 2। u से u कटा, इससे ये √10 होगा, इससे ये √10 हो जाएगा, सो यू गेट साइन थीटा 1 इज इक्वल टू √10 साइन थीटा 2। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। बस फाइनली आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे हमें दिया गया दैट 3 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1, 1.5, 2.5, ठीक है, आर 3 कॉर्नर्स, राइट एंगल ट्रायंगल, ब्ला 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 3, 4, 5। ठीक है, अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। क्यों बनाया मैंने ऐसा? इट्स फाइन, पहले मैं नॉर्मली ड्रॉ कर देता हूँ वरना उसको एक्सप्लेन करना पड़ जाता। तो हाँ ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है, 3 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1, 1.5, 2.5। अब देखो मुझे नहीं पता कौन सा कहाँ पे है, क्योंकि इन लोगों ने डायग्राम नहीं, भाई फायर तो करना पड़ेगा। मैं अब इसके बाद तो मैं फायर करने वाला हूँ। गाइस इफ़ यू थिंक आई शुड फायर दीज पीपल जो स्लाइड्स बना रहे हैं, कमेंट में लिखना फायर देम, ऑलराइट। एंड इफ आई गेट 69 लाइक्स ऑन द कमेंट विच सेज फायर देम, आई विल फायर देम। बट हाँ ठीक है, तो मान लो मैं ये इसको 1 ले रहा हूँ, इसको 1.5 ले रहा हूँ, इसको 2.5 ले रहा हूँ। क्या करेंगे हम? सबसे पहले मेरे भाई हम इसे अज्यूम करते हैं अपना ओरिजिन 0,0। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा, मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, और ये साइड 5 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,3, और ये हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास का पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सो एक्स कॉम इज इक्वल टू, सबसे पहले 2.5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई इन सब का सम विच इज 5। तो ये आता है 6/5, हाँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.2। सेम चीज़ वाई कोऑर्डिनेट के साथ भी करेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट के साथ ये बन जाएगा 2.5 इंटू 0, क्योंकि वो तो भाई ओरिजिन पे ही है, प्लस 3 इंटू 3 प्लस ये भी 0 ही होगा, नहीं लिख रहा मैं, एंड इसको डिवाइड करेंगे फिर से 5 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/5। ठीक है, 9/5 तो आ रहा है 1.8 आ जाता है। हो गया क्वेश्चन, इतना आसान था। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग दिस एंटायर आइसोटोप सीरीज, तुम्हें मज़ा आ रहा हो। दैट इज़ ऑल दैट आई केयर फॉर। और भाई मैं चाहता हूँ कि तुम सब भाई एकदम गिव योर सेल्फ दैट सेकेंड चांस। आदि भाई इज़ हियर विथ यू, अपने तरफ से पूरी भाई जान लगा रहे हैं भाई, जितना पैसा हमने सब फूक दिया है, बट वी हैव पुट एवरीथिंग इनटू दिस। सो आई एम ट्राइंग टू कीप इट ऑल फ्री फॉर यू। जो भी आएगा फ्री आ रहा है, सो डू नॉट वरी, आई विल बी देयर टिल द वेरी एंड, एंड let's all level up. So see you guys in another video. Till then, अपने उस मोटे दोस्त को सेंटर ऑफ मास वाली जोक क्रैक करना सबके सामने नहीं। ओए भाई फनी नहीं है फैट शेमिंग, बढ़िया। चलो एनीवेज, बाय बाय।